हेलो गाइस, वेलकम टू बीइंग सरकारी, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CHSL 2023 की एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ एनालिसिस के बारे में। जिस डाटा मैंने एनालिसिस किया है वो डाटा रैंक मित्र ने अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया पब्लिकली, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं। इस डाटा का जो सर्वे साइज है अप्रोक्सीमेटली 7000 एस्पिरेंट का है। अगर इसमें कैटेगरीज वाइज चेक करें तो अप्रोक्सीमेटली UR के 1700 कैंडिडेट अवेलेबल है, OBC के 2300 कैंडिडेट अवेलेबल है, EWS के आपके 1100 कैंडिडेट अवेलेबल है, SC ST के आप चेक कर सकते हैं। अगर परसेंटेज वाइज चेक करें तो 25% UR, 34% OBC, 16% EWS, 16% SC और 9% ST कैटेगरी कैंडिडेट अवेलेबल है इस सर्वे के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब किसी भी एग्जाम की कट ऑफ को प्रिडिक्ट करने के लिए उस एग्जाम में जो अटेंडेंस हुई है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब CHSL 2023 की जो RTA हमने रिप्लाई कर रखी है उसका रिप्लाई अभी तक नहीं आया है, बट कट ऑफ को प्रिडिक्ट करने के लिए हमको एक रफ आइडिया चाहिए, एक रेफरेंस चाहिए। तो उसके लिए हमने CHSL 2022 मेंस की जो अटेंडेंस है उसको एज अ रेफरेंस हमने लिया है। उसके अकॉर्डिंग जो अटेंडेंस थी अप्रोक्सीमेटली 65% के आसपास थी। ठीक है, इस तरीके से देखा जाए तो टेंटेटिव अटेंडेंस आपकी 2023 में 65% के करीब होगी। हो सकता है कि 63 हो सकता है कि 67 हो। जो एक्चुअल अटेंडेंस होगी उसका जो जब भी RTA रिप्लाई आएगा वो अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप नाम से सर्च करना चाहते हैं तो बीइंग सरकारी नाम है, डबल ए है, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो CHSL 2023 के जो मेंस की अटेंडेंस है अप्रोक्सीमेटली 65% होने के प्रोबेबल चांसेस है और 65% ही मैंने रेफरेंस के तौर पे लिया है। ठीक है, अब जो शेड्यूल कैंडिडेट थे, मतलब कि टायर 1 का जो रिजल्ट आया था, टायर 2 में अप्रोक्सीमेटली 17,495 कैंडिडेट को एग्जाम देना था। ठीक है, अब 65% हमने अटेंडेंस ली है तो इसका जो 65% होगा वो अप्रोक्सीमेटली 11,400 कैंडिडेट का होगा। हो सकता है कि 100-200 ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है, बट अप्रोक्सीमेटली डाटा जो होगा वो इसी तरीके से होगा, 11,400 के करीब। अब 11,400 हमारे अकॉर्डिंग अटेंडेंस रही होगी, बट डाटा हमारे पास अवेलेबल है 6,820 का। अब ये 11,400 का अप्रोक्सीमेटली 60% है। अब 60% है तो जो 40% डाटा जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है उसके लिए हमको मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज करना पड़ेगा। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना यूज होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट अब इतना समझ लो कि जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर के लिए हमने अटेंडेंस को एक रेफरेंस तौर पे लिया है और जो डाटा उसको हमने अटेंडेंस के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइज करने के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर को यूज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं एग्जाम शिफ्ट और नॉर्मलाइजेशन के बारे में। अब देखो, 2 नवंबर को 17,495 कैंडिडेट का एग्जाम शेड्यूल था। अब क्या हुआ कि जो CHSL का टायर 1 एग्जाम था उसमें कुछ दिक्कत देखने को मिली, इसलिए कुछ 140 कैंडिडेट का दोबारा रिजल्ट निकाला गया और उनको टायर 1 को क्वालिफाई माना गया। उसके बाद 10 जनवरी को 140 कैंडिडेट का एग्जाम हुआ। अब टेक्निकली देखा जाए तो एग्जाम 2 शिफ्ट में हुआ और नॉर्मलाइजेशन जो मल्टी शिफ्ट एग्जामिनेशन होते हैं SSC के उसमें अप्लाई होती है। बट क्या है कि भाई CGL 2020 मेंस में सेम चीज देखने को हमको मिली है कि भाई 0.5% से कम कैंडिडेट अगर अवेलेबल हों, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली होता है, ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। मैंने नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो अच्छे से चेक किया है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि भी आपको 1% से ज्यादा कैंडिडेट होने चाहिए, 2% से ज्यादा कैंडिडेट होने चाहिए, उसमें कोई मेंशन नहीं है। बट ये समझ के चलो कि जो ये 140 कैंडिडेट है अप्रोक्सीमेटली 0.6% बनते हैं। बट मेरे अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन का सिनेरियो भी अवेलेबल नहीं हो पाएगा इन शिफ्ट में। अगर होगा तो बहुत एब्रप्ट नॉर्मलाइजेशन होगी, बट नॉर्मलाइजेशन आप ना ही मान के चलो तो बेहतर है। तो अप्रोक्सीमेटली मेरे चांसेस प्रोबेबिलिटी ये है कि वही आपकी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। अब जो टेबल है वो आप चेक कर सकते हैं कि 330 से अबो अप्रोक्सीमेटली आपके 9 कैंडिडेट अवेलेबल हैं, 310 से अबो आपके 402 कैंडिडेट है और 300 से अबो आपके 1134 कैंडिडेट है। मतलब 300 से अबो कैंडिडेट आपके कितने हैं, 11,000, मतलब 1134 कैंडिडेट आपके अवेलेबल हैं। इसको रेफरेंस के तौर पे याद रखना। अब मैं आपको आगे बताऊंगा, इसमें वो भी कैंडिडेट है जो कंप्यूटर में डिस्क्वालीफाई हुए। कंप्यूटर में डिस्क्वालीफाई होने का मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ कि भी कंप्यूटर में क्वालिफिकेशन जो सिनेरियो थे, UR के 30% से 25% OBC और EWS के 20% SC और ST के, अगर हम मार्क्स में कन्वर्ट करें तो 13.5 आपके UR, OBC
ओबीसी के लिए 11.25, ईडब्ल्यूएस के लिए 11.25, एससी और एसटी के लिए 9 मार्क्स जरूरी थे क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, अब ये टेबल आप चेक कर सकते हैं कि 30 से अबव 255 कैंडिडेट, 20 से अबव 964 कैंडिडेट है, और जो नेगेटिव में मार्क्स लेके आए हैं, मतलब कि देखने को ये मिला है कि भाई 0 से बिलो भी मार्क्स किसी कई कैंडिडेट के, मतलब कि 200 कैंडिडेट के नेगेटिव में मार्क्स हैं। उसका एक पर्टिकुलर रीजन होगा, मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि भी कंप्यूटर बहुत ज्यादा हार्ड आया हो, या फिर हो सकता है कि बहुत ज्यादा हार्ड ही आया हो, या फिर कोई और रीजन हो इस पीछे। इसको इवेल्युएट करके एक अलग से मैं वीडियो ले आऊंगा, उसके लिए आप मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो अब बात करें दोबारा कंप्यूटर के क्वालिफिकेशन सिनेरियो के बारे में। आउट ऑफ 8 कितने कैंडिडेट था हमारे पास डाटा अवेलेबल? 6800 कैंडिडेट का हमारे पास डाटा अवेलेबल था। 6800 में से 4034 कैंडिडेट ही क्वालिफाई हुए। ये डाटा बनता है 59% कैंडिडेट। अब जो नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो अप्रोक्सीमेटली 2786 कैंडिडेट नॉन क्वालिफाइड है, अप्रोक्सीमेटली आपके 41% बनता है। अब सीजीएल 2022 से अगर कंपेयर करूं तो उसमें बहुत ही ज्यादा कम ये मार्क नंबर था। देखो, अब मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स में बता के चलूं तो 10 से 15% ही ऐसे कैंडिडेट होंगे जो डिस्क्वालीफाई हुए होंगे, जो कि बाद में जब नॉर्मलाइजेशन हुई थी उसमें वो भी क्वालिफाई कर गए थे। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन आपकी है नहीं, तो जितने भी मार्क्स आपके होंगे वही फाइनल होंगे। ठीक है, तो जो नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट है उनको मैं डिस्क्वालीफाइड मान के उनको मैं हटा दूं। जो मैंने आपको टेबल बताई थी इनमें से उनको हटा दूं। जो टेबल बनती है वो आपके कुछ इस तरीके से बनती है। 330 से अबव 4 कैंडिडेट है, पहले कितने थे? 9 कैंडिडेट थे। ठीक है, अब 300 से अबव आपकी ओनली 701 कैंडिडेट है, पहले कितने थे? 1134। ठीक है, अब कितने? 701। अप्रोक्सीमेटली 433 कैंडिडेट का फर्क देखने को मिला है आपको। अब हर एक जोन में आपको फर्क देखने को मिलेगा। ठीक है, अब कट ऑफ किस तरीके से रिलेट की जाएगी उसके लिए मैं आपको डीप बताऊंगा। आगे हम डीप डिस्कशन करेंगे इस चीज के ऊपर। देखो, जो वैकेंसी है वो 840 है अनरिजर्व्ड की। अब देखो, अनरिजर्व मैंने बोल दिया, जैसे कि ट्रेन के डब्बे में एक जनरल डब्बा होता है, वो जनरल डब्बा हर किसी के लिए खुला होता है। वैसे किसी ने नॉर्मल टिकट ली हो, वैसे किसी ने स्लीपर की टिकट ली हो, वैसे किसी ने थर्ड एसी की टिकट ली हो, वो हर किसी के लिए ओपन है। अगर थर्ड एसी की टिकट किसी ने ली हो और उसकी टिकट कंफर्म नहीं हुई हो तो वो यूआर में जाके बैठ सकता है। तो यूआर की जो सीट है वो हर किसी कैटेगरी के लिए ओपन है। समझ रहे हो बात को? तो जो टॉपर कैंडिडेट होंगे ना, अगर उन्होंने अपनी कैटेगरी का कोई बेनिफिट नहीं उठाया है तो वो यूआर में ही काउंट होंगे। और वो मैक्सिमम कैंडिडेट जो होते हैं वो अपनी कैटेगरी का बेनिफिट मतलब कि 27 से बिलो एज के होते हैं। ठीक है, तो जो टॉप जो 840 कैंडिडेट होंगे ना वो आपके यूआर में काउंट कर लिए जाएंगे। उस पर्टिकुलर मान लो कि वो 300 पे होगी। अब 300 के बाद आपके ओबीसी के 247 गिने जाएंगे, ईडब्ल्यूएस के 141 गिने जाएंगे, 390 आपके एससी गिने जाएंगे, एसटी के आपके 144 गिने जाएंगे। इस तरीके से कट ऑफ बनाई जाती है आपकी। ठीक है, अब इस तरीके से देखा जाए तो टॉप 840 कैंडिडेट इस सर्वे के अकॉर्डिंग, मतलब 6820 में से 846 कैंडिडेट 298 से अबो 298 इक्वल और उससे अबो मार्क्स लेके आए हुए हैं। इस तरीके से देखा जाए तो आपकी जो कट ऑफ होगी वो 298 से कम जाने के चांसेस बिल्कुल ही नहीं है। पर ऐसा नहीं है, उसका रीजन क्या है कि देखो, सीजीएल 2023 का रिजल्ट दिसंबर में आया है। ठीक है, अभी एग्जाम कब हुआ था? 2 नवंबर को हुआ था। अब जितने भी कैंडिडेट टायर 1 को क्वालिफाई किए होंगे, मोस्ट प्रोबेबल चांसेस ये है कि उन्होंने सीजीएल 2023 का मेंस भी लिखा होगा और कुछ उसका सिलेक्शन भी हुआ होगा। इस तरीके से अगर देखा जाए तो 846 कैंडिडेट में मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाने की इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। क्योंकि कुछ कैंडिडेट सीजीएल में सिलेक्ट हुए होंगे, अगर उनकी मार्क्स अच्छे नहीं। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि सीजीएल में किसी को साउथ जोन मिला हो तो वो तभी सीजीएल को कंसीडर करेगा अगर उसको अपने होम सेट मिल जाए। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो जो कट ऑफ प्रिडिक्ट होगी, मतलब मेरी तरफ से जो कट ऑफ है वो अप्रोक्सीमेटली 297 फॉर यूआर, ओबीसी के 291, ईडब्ल्यूएस के 289, एससी एसटी के आप चेक कर सकते हैं 273 फॉर एससी, एसटी के लिए 262। ठीक है, ये जो एनालिसिस है ये मैंने प्रीवियस ईयर ट्रेंड के अकॉर्डिंग यूज किया है। और दूसरा जो 7000 एस्पिरेंट का हमारे पास सर्वे साइज अवेलेबल है उसको मैंने एनालिसिस करने के बाद इस कट ऑफ पे मैं पहुंचा हूँ। ठीक है, इसमें जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर मैंने यूज किया है उस मल्टीप्लाइंग फैक्टर में 5-7% का उस तरफ हो जाए, 5-7% कम लगाना हो, 5-7% ज्यादा लगाना हो, उसमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको कट ऑफ में वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो मैं यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आपको वेरिएशन प्लस माइनस
+-3 का देखने को मिल सकता है और SC/ST में वेरिएशन आपको +-5 का देखने को मिल सकता है। इसमें ज़्यादा इसलिए क्योंकि SC/ST का हमारे पास एग्जैक्ट डाटा अवेलेबल नहीं हो पाता, इस करके हमको इसमें वेरिएशन ज़्यादा देना पड़ता है। ठीक है, तो कट ऑफ कुछ इस प्रकार रहेगी। तो अगर आपके मार्क्स इस रेंज में आपके लाई कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ कंसिडर कर सकते हैं अपने आप को। और मतलब कि 297 का मतलब ये नहीं कि 297 वाला ही सेफ है। इसे मैंने +-3 का आपको बताया, तो 294 के भी चांसेस पूरे हैं, ऐसा ही मान के चलो आप। अभी जो मैंने आपको कट ऑफ प्रेडिक्शन बताया है सिर्फ एक आइडिया है जो मैंने अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग बताया। अब एनालिसिस किस तरीके से किया है वो हमने डीप डिस्कशन अभी पूरी वीडियो हमने कर ही लिया है। आपको भी एक आइडिया हो गया होगा कि जो मैंने आपको बताया है उस तरीके से कट ऑफ बनेगी या नहीं बनेगी। तो अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया, उन कैंडिडेट के पास शेयर कर सकते हैं जिन्होंने CHSL 2023 का मेंस दिया हो, और अपने ग्रुप्स में जिसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी इसमें ऐसा लगा हो कि जो मैंने गलत कंसिडर किया है तो प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। मैं आपकी जो रिव्यूज हो उसको मैं रिव्यू पक्का करूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग बिंग सरकारी।